अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या चीज़ है। हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक लॉज, ये तमाम की तमाम चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बेस करती हैं। तो उसके कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि हमारे पास फॉलो अप होते हैं। सबसे पहली बात, बहुत आसान सी बात को अगर हम समझते हैं तो हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय डेफिनेशन क्या चीज़ है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द अवेलेबल सबशेल्स एन ऑर्बिटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी बुनियादी तौर पे ये डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन्स की, किसके अंदर, जो भी अवेलेबल सबशेल्स हैं, जो भी अवेलेबल ऑर्बिटल्स हैं, उनके अंदर जब हम डिवीजन्स करते हैं तो डिवीजन्स जो हैं ये हमारे पास क्या कहलाती हैं, या इसको इस तरह समझ लें, जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है उन डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। वो भी कुछ डिवाइड हुई हैं कुछ चीज़ें, उनके थ्रू हम समझाते हैं अभी आपको। जो भी हमारे पास सबशेल्स हैं जैसे एस पी डी एंड एफ है, इन ऑर्बिटल्स के अंदर जो भी हमारे पास फिलअप हो रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उनकी फिलिंग का नाम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब इसमें होता है क्या है, सुपर स्क्रिप्ट से काम होते हैं। सुपर स्क्रिप्ट से क्या मुराद है, जैसे ये हमारे पास 2 लगा हुआ है, ये हमारे पास 2 लगा हुआ है, दे आर सुपर स्क्रिप्ट। तो अब होता है क्या है, जब भी हम लोग सुपर स्क्रिप्ट की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो भी सुपर स्क्रिप्ट है या सबशेल्स के, वो किस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं, वो इंडिकेट कर रहे हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को। यानी जितने भी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमेशा कहाँ पर मौजूद होंगे, इन सुपर स्क्रिप्ट में मौजूद होंगे। एंड कोफिशिएंट स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ़ शेल्स टू विच इट बिलोंग। और जो कोफिशेंट्स हैं जैसे ये 2 2 2 3 3 4, इसी तरह ये 5, ये 6, ये किस चीज़ को स्पेसिफाई करते हैं, ये स्पेसिफाई करते हैं हमारे पास उन पर्टिकुलर नंबर ऑफ़ शेल्स को जिससे वो पर्टिकुलर चीज़ बिलोंग कर रही है। क्योंकि अगर आप अभी नए हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर तो थिंक टेक्स टाइम कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या चीज़ है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं। बनाई क्यों गई है, क्या पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं थी? बिल्कुल थी, लेकिन इस लेवल पे मौजूद नहीं थी जो आज है। ये जो आपके सामने एक लाइन लिखी हुई है पूरी स्टूडेंट्स, ये लाइन बुनियादी तौर पे क्या चीज़ है, ये लाइन बुनियादी तौर पे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर हम इसकी बात करें तो ये कुछ इस तरह से है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10, इस तरह और सीक्वेंस आगे भी होगी। ये सीक्वेंस क्या है, ये बुनियादी तौर पे अगर आज हम बात करें तो केमिस्ट्री के जितने भी एलिमेंट्स हैं, पीरियोडिक टेबल में जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज़ इसी कोडिंग के ऊपर बेस कर रही हैं, इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बेस कर रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ने से पहले क्वांटम नंबर्स को समझना पड़ेगा, और क्वांटम नंबर्स हम ऑलरेडी एक लेक्चर में आपको सिखा चुके हैं। अब आप जो है उस लेक्चर को अच्छे से देख लेगा। हम आज की जो क्लास है इसके अंदर आगे बढ़ेंगे और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करती है, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को हमने समझना है। तो अब हम लोग क्या कहते हैं कि जब भी हम लोग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं किसी पर्टिकुलर ऑर्बिटल के अंदर, मिसाल के तौर पे अगर मैं लिखता हूँ 1s ऑर्बिटल, तो इसके अंदर हम लोग इस तरह से भी शो कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब जैसे s ऑर्बिटल है तो इसके अंदर एक स्पिन जो है वो हमने क्लॉकवाइज शो करी हुई है, और एक जो स्पिन है वो हमने कैसे शो करी हुई है, एंटी क्लॉकवाइज शो करी हुई है। अब होता है क्या है, 2 डायरेक्शंस हैं, एक अपवर्ड डायरेक्शन है जो कि क्लॉकवाइज को शो कर रहा है, और एक हमारे पास डाउनवर्ड है जो किस चीज़ को शो कर रहा है बेटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन जो है वो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज को शो कर रहा है। तो ये जो दोनों डायरेक्शंस हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक हमारे पास क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन्स नहीं होंगी हम स्पेसिफाई नहीं कर सकेंगे कि कौन सा इलेक्ट्रॉन्स कैसे घूम रहा है। इसके अलावा स्पिन क्वांटम नंबर भी हमें यही वाली बात बताता है। अब मूव करते हैं वक्त ज़ाया किए बगैर अपने प्रिंसिपल्स और रूल्स की तरफ जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फ़ॉलो होते हैं। सबसे पहली सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमारे पास जो सबसे पहला रूल है उसे हम कहते हैं ऑफ बॉ प्रिंसिपल। ऑफ बॉ एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। पॉली नामी साइंसदान ने इस प्रिंसिपल का नाम रखा था ऑफ बॉ प्रिंसिपल। बुनियादी तौर पे होता क्या है, आपके पास 1s ऑर्बिटल है, 2s ऑर्बिटल है, 3s ऑर्बिटल है, 4s ऑर्बिटल है, 5s ऑर्बिटल है, 6s ऑर्बिटल है। इसी तरीके से फिर 1s 2s के बाद 2p 3p 4p 5p 6p 3d 4d 5d 4f 5f 6f। अच्छा, अगर आप ये आखिरी वाले नहीं भी लिखें तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा हायर कॉन्फ़िगरेशंस पे यूजली हम जाते नहीं हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास लिखा हुआ है तो हम इसको फॉलो कर लेते हैं। ये कहती क्या है कॉन्फ़िगरेशन, पहले आप इसके उसूल को समझें। बिल्डिंग अप, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया होगा। बिल्डिंग अप, किसी चीज़ को क्या किया जा रहा है, बिल्टअप किया जा रहा है।
तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल्स इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड प्रोग्रेसिवली टू द वेरियस सबशेल इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी स्टार्टिंग विद द वन एस सबशेल हैविंग द लोएस्ट एनर्जी। ये कहता क्या है कि हमारे पास जब भी स्टार्ट होता है कोई भी ऑर्बिटल फिल होना, तो वो कैसे फिल होता है, वो हमारे पास फिल होता है वन एस ऑर्बिटल से। अच्छा, अब ये वन एस ऑर्बिटल की अगर हम लोग बात करें तो वन एस ऑर्बिटल हमारे पास सबसे छोटा ऑर्बिटल है। यानी ये कह रहा है कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं तो सबसे पहले उसमें फिल होते हैं जो सबसे लोएस्ट है, और सबसे जो लोएस्ट है वो हमारे पास क्या है बेटा, वो है हमारे पास वन एस ऑर्बिटल। तो वन एस ऑर्बिटल हमारे पास सबसे पहले फिलअप हुआ, उसके बाद फिर हमारे पास हायर जो है टू एस ऑर्बिटल, उसमें फिल होंगे इलेक्ट्रॉन, फिर 2p में फिल होंगे, फिर 3s में फिल होंगे, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 3d, 4p, 5s। यानी ये जो पूरा हमारे पास साइकिल है, ये साइकिल जो है ये हमारे पास कुछ इस तरीके से क्या होगा, चलता रहेगा, और यही इसकी पहचान है इस पर्टिकुलर साइकिल की। तो ये प्रिंसिपल बुनियादी तौर पे एक बेसिक फ्रेमवर्क बता देता है किसका, कि किस तरह से आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चल रही है, और ऑफ बॉ प्रिंसिपल इसी चीज़ की हमें इंडिकेशन दे रहा होता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब जो हमारे पास टॉपिक है, या अब जो हमारे पास नेक्स्ट रूल है या प्रिंसिपल है, वो है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल हमारे पास इंट्रोड्यूस करवाया था एक केमिस्ट वुल्फगैंग पॉली ने, और ये जो प्रिंसिपल है ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस के ऊपर बेस करता है। ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट है इस सेंस में कि हमारे पास इन्हीं की बेसिस के ऊपर आगे चल के बहुत सारे क्वांटम नंबर्स को एनालाइज किया गया। अब अगर हम इसको समझते हैं पहले इसकी प्रिंसिपल की स्टेटमेंट को, तो ये प्रिंसिपल ये कहता है कि इन एन ऑर्बिटल ऑफ एन एटम नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स, एट लीस्ट वन क्वांटम नंबर मस्ट बी डिफरेंट। ये कहता है कि किसी भी एक ऑर्बिटल के अंदर जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक ऑर्बिटल मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके चारों क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ बराबर नहीं हो सकती, एटलीस्ट वन क्वांटम नंबर विल बी डिफरेंट, एक में तो फ़र्क आएगा, एक मस्ट भी डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग Z=2 की बात करें तो बेटा ये है हमारे पास हीलियम, इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी हमारे पास 1s2। अब ज़रा गौर से देखिए इसमें हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो एक हमारे पास इधर आ जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। अब होता क्या है, बहुत आसान सा मामला है, हमारे पास ये जो क्वांटम नंबर्स हैं हमें इनकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा देख, बात याद रखिएगा, चारों क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ बराबर नहीं आनी। अब अगर हम लोग कंसिडर करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हीलियम विच इज़ लाइंग इन एस ऑर्बिटल, इसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम लोग वैल्यूज़ निकालें, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई 1s2, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होता है, 2 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गई 1s2। तो एन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। अच्छा एल के लिए एस की वैल्यू होती है 0, इस तरह याद कर लें, SPDF 0 1 2 3। तो अब क्या होगा, यहाँ पे एल की वैल्यू 0 0 पुट हो जाएगी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू खुद ब खुद 0 हो जाएगी। इसकी वजह ये कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बराबर होता है -L 0 + L के। उसके बाद स्पिन क्वांटम नंबर में आप देखेंगे फ़र्क आएगा, एक क्लॉकवाइज स्पिन आ जाएगी और एक स्पिन कैसी आ जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन आ जाएगी। तो इसका मतलब पॉलीज की बात बिल्कुल ठीक साबित हो गई कि किसी एक आपके पास, जो भी कोई एक आपके पास ऑर्बिटल है उसके अंदर दोनों क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज़ कभी भी बराबर नहीं हो सकती, हमेशा फ़र्क आ जाएगा, एटलीस्ट वन क्वांटम नंबर के अंदर डिफरेंस लाजमी आ जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज हैं। पहले तो अब हम इसको अच्छे से देख लें कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखती कैसे। स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में मैंने आपको वो एक कॉन्फ़िगरेशन की एक लिस्ट दिखाई भी थी, लेकिन अब क्योंकि प्रैक्टिस हो रही है तो इसमें हम एक दफ़ा आपको लिखते हैं और समझाते हैं कि लिखते कैसे हैं कॉन्फ़िगरेशन। बहुत आसान है वैसे कॉन्फ़िगरेशन लिखना। आपको पहले तो याद करना पड़ेगा ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2, फ़िलहाल इतना ही याद कर लें। आगे बढ़ 4s2 3d10 4p6। अब एक बात याद रखिएगा, होता क्या है, कुछ लोग इसको इस तरह से याद करने में उनको प्रॉब्लम होती है, तो इसका आसान काम क्या है, इसका एक आसान काम और भी है, एक आसान हल है हमारे पास इस पूरी चीज़ का। वो हल ये मेरा बेटा कि हम लोग इसको चार्ट बनाए, जैसे मैंने चार्ट अभी आपको दिखाया था वो में, वैसा आप खुद ड्रॉ कर लें तो आप थोड़े से आसानी में आ जाएंगे। जैसे ये 1s है, फिर 2s,
2p, फिर आएगा 3s, 3p, 3d, फिर आ जाएगा 4s, 4p, 4d, 4f, फिर आएगा 5s, 5p, 5d, फिर आएगा 6s, 6p, उसके बाद आ जाएगा 7s। अब अगर आप इसको वैसे ही लिख देना चाहें, एरोज़ लगा के लिख दें, ये आ जाएगा 1s ऑर्बिटल, ये आ जाएगा 1s2, फिर आएगा 2p6, 3s2, फिर आएगा 3p6, 4s2, फिर आएगा 3d10, 4p6, 5s2, फिर हमारे पास और आगे बढ़ेंगे तो 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6 और 7s2। ज़ाहिर अभी इतनी ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन की रिक्वायरमेंट है नहीं हमारे पास, अगर होगी तो हम इसको फॉलो अप कर लेंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते कैसे? बुनियादी तौर पे तो ये फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने का आपको तरीका आना चाहिए, बहुत आसान है। गौर से देखें, ये सल्फ़र है, इस पर Z=16 लिखा हुआ है, Z=16 लिखा। अब देखें सबसे पहला काम मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत आसान काम है। मैंने सबसे आसान काम ये किया कि ये हमारे पास आ गया 1s2। तो बेटा ये देख सकते हैं, ये हमारे पास है 1s2 उठा के हमने यहाँ पे कॉपी कर दिया। कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो गए? 2। इसके बाद हमने फिल किया 2s2, 4 हो गए। फिर किया 2p6, अब कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। तो टोटल हमें कहाँ तक जाना है? 16 तक। इसके बाद आ गया 3s2, कितने हो गए? 12 के बाद आएगा 3p4, क्योंकि 4 + 2 क्या होता है? 6। आप देख सकते हैं ये आपके पास 16 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। एक बात याद रखिएगा, हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग है, इट्स जस्ट लाइक अ कॉपी पेस्ट। मिसाल के तौर पे 11 भी दिया हुआ, मैं ज़रा छोटा कोई नंबर आपको करवा देता हूँ। Z=6 है। अब Z=6 कैसे होगा? सबसे पहले कॉपी किया 1s2, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। उसके बाद क्या कॉपी किया? यहाँ पे आ गया 2s2, उसके बाद फिर कॉपी कर लिया 2p2। तो आप देख सकते हैं ये 1 बाय 1 आपने सिंपल क्या करना है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करना है। और इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग है वही आपके पास जो है वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब तक आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग नहीं करेंगे तब तक आपके पास कोई और काम हो नहीं सकता। कॉन्फ़िगरेशन लिखने का अंदाज़ ही यही है। अच्छा, अब देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट है Na+, Cl-। अच्छा, सिंपल नंबर तो आई होप सो आपको समझ में आ रहे होंगे। डायरेक्ट वैल्यूज़ आपने क्या करनी होती हैं? कॉपी पेस्ट करनी होती हैं। अच्छा, व्हाट अबाउट दीज आयंस? प्लस है, माइनस है। एक बात याद रखिएगा, जब प्लस होता है तो लेस कर देते हैं इलेक्ट्रॉन को, जब नेगेटिव होता है तो क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं इलेक्ट्रॉन को। मतलब अगर मैं लिख रहा हूँ Na+ और Z लिख रहा हूँ 11, तो इसका मतलब मैं 10 तक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँगा 1s2, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 2s2, उसके बाद हमारे पास आएगा 2p6। सिमिलरली अगर हम लिख रहे हैं Cl- तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब आप देख सकते हैं यहाँ तक हो गया 2 + 2, 4 + 6, 10 + 2, 12 + 6, 18। तो आप देख सकते हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास क्या हो गए? फिल हो गए। यानी नेगेटिव के केस में आप इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ा देते हैं और पॉजिटिव के केस में आप इलेक्ट्रॉन्स को कम कर देते हैं। ये हमारे पास एक उसूल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने का। अच्छा, अभी आगे भी हैं बहुत सारी चीज़ें, उनको भी ज़रा समझते हैं, देखते हैं, ताकि हमें और क्लैरिटी हो। अब ये जो लाइन बनी हुई है, सीक्वेंस बनी हुई है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ये किन रूल्स, क्या इनमें और रूल्स भी अप्लाई होते हैं? बिल्कुल होते हैं, बहुत सारे रूल्स इसके अंदर अप्लाई होते हैं। इनमें जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारे पास n+l रूल, जिसको हम लोग विस्विसर रूल भी कहते हैं। आप n+l रूल लिखें या विस्विसर रूल लिखें, एक ही बात है। ये रूल हमें ये बताता है कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और अजीमुथल क्वांटम नंबर्स के ऊपर बेस करते हैं। ये दोनों क्वांटम नंबर्स हमने क्वांटम नंबर्स के टॉपिक में बहुत अच्छे से समझाए हैं। अगर आपको नहीं पता इनके बारे में तो उस लेक्चर को एक दफ़ा गो थ्रू कर लीजिएगा। अब मैं आपको कुछ चीज़ों के बारे में समझाता हूँ कि होता क्या है। जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है ये ख़ास तौर पे एनर्जी लेवल्स पे डिज़ाइन हुई है, ये बात तो पता चलती है ऑफ-बो प्रिंसिपल से। लेकिन इसकी एक सीक्वेंशियल अलाइनमेंट भी है जो हमारे पास n+l रूल बताता है। रूल क्या है, पहले रूल को समझते हैं, फिर मैं आपको इसको अप्लाई करना भी सिखा दूँगा। एक छोटी सी एक्सरसाइज भी है आज के लेक्चर के अंदर, ताकि आपका और माइंडसेट क्लियर हो जाए इस पर्टिकुलर चीज़ के एतबार से। हम ये कहते हैं दोज ऑर्बिटल विच हैव लोअर n+l वैल्यू, दोज ऑर्बिटल विच हैव लोअर n+l वैल्यू आर फिल्ड फर्स्ट। ऐसे तमाम ऑर्बिटल जिनकी स्मॉलर वैल्यूज़ हैं n+l की, वो हमारे पास क्या होगा? पहले फिल होंगे।
इन केस इफ़ टू ऑर्बिटल हैव द सेम वैल्यू ऑफ n प्लस एल, अगर किसी दो ऑर्बिटल की सेम वैल्यूज़ आ जाए n प्लस एल की, देन ऑर्बिटल हैविंग लोअर n वैल्यू विल बी फिल्ड फर्स्ट। ऐसा ऑर्बिटल जिसकी लोअर वैल्यू है n की, वो पहले फिल हो जाएगा। सर ये बहुत मुश्किल बात बता रहे नहीं बेटा, बहुत आसान बात है। आपने वो ऑर्बिटल फिल करने जिनकी n प्लस एल की वैल्यू स्मॉल है, और अगर किसी दो ऑर्बिटल में इख्तलाफ हो गया n प्लस एल वैल्यू में, दोनों की सेम आ गई, तो फिर उसकी छोटी वैल्यू कंसीडर करेंगे जिसकी n यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू छोटी होगी। एक एक्सरसाइज से मैं आपको इस चीज़ को और अच्छे से एलैबोरेट करवा देता हूँ ताकि आपको और इसका कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। पहले तो आप कॉन्फ़िगरेशन को याद कर लें, सिंपल जो है नॉर्मल एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 10 4p6। ये आपके पास जो है एक बेसिक जो ऑर्बिटल्स हैं या एक बेसिक सीक्वेंस है वो आपके पास आ गई। अब बेटा बात को ज़रा समझते हैं। सवाल लिखा हुआ है अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू n प्लस एल। अच्छा, n प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, इसको अरेंज करना है। और इसको कैसे अरेंज करेंगे गौर से देखें। ये एक पूरी ऐसी सीक्वेंस है जो आगे पीछे हुई हुई है, इसकी सीक्वेंस ख़राब है। अब इसको मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप ये ऑर्बिटल कॉपी कर लें। ये आ गया 4s, ये आ गया 1s। इलेक्ट्रॉन कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। 3s 2p 3p 2s, ठीक हो गया। ये बेसिक ऑर्बिटल आ गए। अब हम क्या करते हैं, n की वैल्यूज़ लिखते हैं। सर n की वैल्यू बताएंगे, अरे बेटा 4 1 3, ये कोफिशिएंट्स जो होते हैं ये n होते हैं, तो 4 1 3 2 3 2। देखिए कितनी खूबसूरती से ये हमने वैल्यूज़ को लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, s p d f 0 1 2 3, ये चीज़ हमारे पास क्या कहलाएगी, ये चीज़ हमारे पास l कहलाएगी। l हमारे पास क्या है, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर है। s के लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 0 0, p के लिए 1 1, s के लिए 0। अब क्या करेंगे, सिंपल ऐड। 4 प्लस 0 4, 1 प्लस 0 1, 3 प्लस 0 3, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 0 2। तो ये आप देख सकते हैं आपके पास n प्लस एल रूल की वैल्यूज़ आ गई। पहले किसको फिल करना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिसकी n की वैल्यू सबसे छोटी है, तो इसका मतलब नंबर 1 पे ये फिल होगा। ये मैं खुद मार्क कलर चेंज करके लिख रहा हूँ, आप इसको पेंसिल से भी लिख सकते हैं। सीक्वेंस प्रॉपर करनी है। उसके बाद देखें अगला नंबर आएगा इसका, क्योंकि ये 2 है। अब इसके बाद प्रॉब्लम आ रही है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। जब व्हेन द बोथ वैल्यूज़ ऑफ n प्लस एल आर सेम, तो किसको देखेंगे, जिसकी लोअर वैल्यू होगी। इसकी लोअर वैल्यू है, तो इसका मतलब तीसरे नंबर पे ये फिल होगा, चौथे नंबर पे ये फिल होगा। अगेन 4 और 4 में इख्तलाफ आ गया, देखा जाएगा स्मॉलर n की वैल्यू क्या है, यहाँ पर है, तो इसका मतलब पाँचवें नंबर पे ये फिल होगा, छठे नंबर पे ये फिल होगा। आए इस कॉन्फ़िगरेशन को फिल करके देखते हैं। सबसे पहले कौन से लिखेंगे, ये वाला 1, तो ये 1 वाले का नंबर देखें, ये आ गया 1s2। उसके बाद लिखेंगे 2, तो ये आ गया 2s2। उसके बाद आ गया हमारे पास नंबर 3, यानी कि 2p6। उसके बाद हमारे पास आएगा नंबर 4, यानी 3s2। उसके बाद आएगा नंबर 5 3p6। उसके बाद हमारे पास आएगा 4s2। तो आप देख सकते हैं ये पूरी सीक्वेंस दोबारा वैसी अरेंज हो गई जैसे एक्चुअल सीक्वेंस है। तो इसका मतलब अगर कोई बच्चा ऑर्बिटल इधर से उधर लिख दे तो उसने कौन सा रूल वायलेट कर दिया, उसने n प्लस एल रूल वायलेट कर दिया। ये एक बहुत बड़ी वायलेशन है। आप किसी रूल को वायलेट नहीं कर सकते। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 10 4p6, ये जो सीक्वेंस है इसके पीछे बैकएंड पे बहुत सारे रूल्स हैं जो फॉलो हो रहे हैं। आप ये नहीं कर सकते कि अपनी मर्ज़ी से इन रूल्स को क्या कर दें, चेंज कर दें। तो इसीलिए ये सीक्वेंस हमारे पास क्या रहती है, हमेशा सेम रहती है। अब एक बहुत बड़ा मसला ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग है उसके अंदर है। उसको समझाया एक जर्मन फिजिसिस्ट फ्रेडरिच हुंड्स ने। इसने एक रूल इंट्रोड्यूस करवाया जो डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स के ऊपर काम करता है। ये 1927 के अंदर आया है। डी जनरेटेड ऑर्बिटल से क्या मुराद है, डी जनरेटेड ऑर्बिटल यानी कि पी डी एफ, जो कि ब्रेक हो सकते हैं इक्वल एनर्जीज़ में। जैसे पी ब्रेक होता है पी एक्स में, पी वाई में, पी जेड में। ये जो रूल है, इस रूल को हम लोग क्या कहते हैं, इस रूल को हम लोग कहते हैं हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब ये जो हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है, इसको हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस रूल। अगर हम इस रूल को समझने की कोशिश करें, इन अवेलेबल डी जनरेटेड ऑर्बिटल, जो भी हमारे पास अवेलेबल डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच अ वे दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर ऑब्टेन्ड। हर ऑर्बिटल ये चाहता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन्स के अंदर फिल हो,
और वो यही चाहेगा कि मैक्सिमम एक एक इलेक्ट्रॉन फिल हो जाए, एक इलेक्ट्रॉन फिल हो जाए बस, इससे ज़्यादा ना हो, यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन आना चाहिए एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल में। अगर मजबूरी आ गई तो फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी, और पेयरिंग के भी उसूल ये बताया गया कि जब पेयरिंग स्टार्ट हो रही है तो पेयरिंग स्टार्ट करने का ये उसूल है कि हमारे पास एक क्लॉकवाइज फिलअप होगा और एक एंटी क्लॉकवाइज फिल होगा। अब सर इसकी कोई एग्जांपल दें। बिल्कुल, एक एग्जांपल आपको एक्सप्लेनेशन के तौर पे दे देते हैं ताकि आपको इस चीज़ की क्लैरिटी हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2। अब हुआ क्या, एक इलेक्ट्रॉन आया s में, लेकिन अब आगे नहीं बढ़ सकता, 1s और मौजूद नहीं है। तो जब 1s और मौजूद नहीं है तो s में ही 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, ये आ गया 2 इलेक्ट्रॉन s के अंदर। फिर आएगा 2s, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। फिर आ जाएगा 2px 2py 2pz। तो आप देख सकते हैं 2px 2py 2pz, ये हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स और आ गए, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया और एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास इधर फिल हो गया। यानी 1 बाय 1 फिलिंग करनी है। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास z इज़ इक्वल्स टू 10 होता तो मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता 1s2, फिर लिखता 2s2। अब देखें 2px 2py 2pz, आप देखें 4 फिल कर लिए, रिमेनिंग 6 रह गए। अब ये रिमेनिंग 6 कैसे फिल होंगे, एक इसमें फिल होगा, एक इसमें, एक इसमें, यानी 1 2 3 फिर 4 5 6। तो क्लॉकवाइज पहले 1 बाय 1 सिंगल क्लॉकवाइज फिल हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल के अंदर, और उसके बाद रिमेनिंग जो है वो किस में फिल हो जाएंगे, 2px में 2py में 2pz के अंदर। इस तरह से हमारे पास एक पूरी हुंड्स रूल डिज़ाइन किया गया है, इसलिए हम इसको मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कहते हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने का तरीक़ाकार बता देता है। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो एक और टर्मिनोलॉजी हमारे पास इस्तेमाल होती है, उससे हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये जो टर्म आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये किस चीज़ को रेफ़र करती है, जिसमें हमारे पास सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाए। मैंने आपको ये बात बताई है कि जब हमारे पास किसी चीज़ से प्लस चार्ज होता है तो उसका इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, और जब नेगेटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। मिसाल के तौर पे नियॉन के एटॉमिक नंबर है 10, इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाएगी 1s2 2s2 2p6। ये कॉन्फ़िगरेशन आ गई नियॉन z इज़ इक्वल्स टू 10 की। सिमिलरली अगर मैं कहता बेटा सोडियम पॉजिटिव z इज़ इक्वल्स टू 11 की लिख के दिखाएं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 11 तक फिल नहीं होगी बल्कि 10 तक होगी, यानी ये हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 तक। सिमिलरली अगर मैं कहता है कि फ्लोराइड नेगेटिव यानी z इज़ इक्वल्स टू 9 को फिल करें, तो ये हो जाता 1s2 2s2 और यहाँ पे क्या हो जाता है 2p6। तो इसका मतलब ये हमारे पास कहाँ तक फिल हो गया, 10 तक फिल हो गया। अब हो क्या रहा है, नेगेटिव का मतलब हो रहा है इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, पॉजिटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है। आप देखें क्या सबकी कॉन्फ़िगरेशन सेम नहीं है, बिल्कुल सेम है। तो ये जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं, स्पीशीज़ हैं, ये हमारे पास क्या कहलाती हैं, ये हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाती हैं, या इन कॉन्फ़िगरेशंस को हम लोग क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक छोटी सी हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जिनको हम समझ लेते हैं, और बहुत सारी गलतियाँ स्टूडेंट्स कर देते हैं कॉन्फ़िगरेशंस को लिखते वक्त, उनको हम स्पेसिफाई कर देते हैं। जैसे z इज़ इक्वल टू 24 है, ये हमारे पास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 कितने हो गए यहाँ तक, 20 हो गए। काउंट भी कर लें, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20। अब इसके बाद बच्चे लिखते हैं 3d4। ये कॉन्फ़िगरेशन है गलत। क्यों सर गलत क्यों है, चारों इलेक्ट्रॉन्स ही तो फिल करें। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि कोई भी जो ऑर्बिटल है, ख़ास तौर पे ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं, इनकी स्टेबिलिटी को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। डी ऑर्बिटल ये चाहते हैं कि या तो ये एम्प्टी रहे अपनी स्टेबिलिटी के लिए, और हर ऑर्बिटल यही चाहता है, या तो ये हाफ फिल्ड रहें, या तो ये आपके पास कैसे हो जाएं बेटा, या तो ये आपके पास फुल फिल्ड हो जाएं। अब होता क्या है, हाफ फिल्ड हो जाएं फुल फिल्ड हो जाएं, कैसे हो जाएंगे। होता ये है कि D4 जो है ना और D9 ये दोनों पॉसिबल नहीं है केसेस। पहले तो आप ये समझ लें, जब भी D4 होता है ये S से एक इलेक्ट्रॉन अपने पास खींच लेता है। तो जैसे ही S से एक इलेक्ट्रॉन खींचता है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी हो जाती है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 के बाद आएगा 3p6 4s2 नहीं होगा, अभी S का एक इलेक्ट्रॉन चला गया, ये आ गया 4s1 3d5। तो आप देख सकते हैं S क्या हो गया, हाफ फिल्ड हो गया यानी स्टेबल हो गया, और D क्या हो गया मेरा बेटा, हाफ फिल्ड हो गया, ये भी हमारे पास स्टेबल हो गया। सिमिलरली अगर मैं Z इज़ इक्वल्स टू 29 लिखता तो ये कैसे लिखा जाता,
1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9। ये भी हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन गलत है क्योंकि 3d9 भी हमारे पास पॉसिबल नहीं होता। तो फिर पॉसिबल क्या होता है, s का एक इलेक्ट्रॉन चला गया 3d के पास, ये हो जाएगा 4s1, यहाँ पे आ जाएगा 3d10। तो आप देख सकते हैं ये आ गया 4s1 3d10। अब आते हैं z इज इक्वल टू 30 की तरफ, ये आ जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। यहाँ तक आएगा 20, 3d10। ये बिल्कुल सीधी सीधी कॉन्फ़िगरेशन है। तो जितनी ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी। डी और 9 का केस, D4 D9 का केस जो है वो अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ये प्रॉब्लम आपके पास आ सकती है। इसके अलावा भी कुछ एलिमेंट हैं जैसे z इज़ इक्वल्स टू 47, z इज़ इक्वल्स टू 42, इनको भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि इसके अंदर भी एक्सेप्शन केस है। आज के लेक्चर में बस इतना ही, डेट्स इट। हाँ भाई, वीडियो देख ली, नोट्स बना लिए। अब इस टॉपिक और बाकी टॉपिक्स, पास पेपर्स, इन सब चीजों के एमसीक्यूज के लिए फौरन छा जाओ ऐप डाउनलोड करो। जल्दी करो और छा जाओ।